Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about nucleus. ठीक है. अब न्यूक्लियस जो होता है सेल का ब्रेन को न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. क्यों सेल के ब्रेन को न्यूक्लियस बोलेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए. ठीक है. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. तो अब ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का. ये बाहर का जो ये है, ये साइटोप्लाज्म हो गया. ठीक है. ये वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है. उसके बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है. न्यूक्लियस, अब देखो, न्यूक्लियस के आसपास जो है एक मेम्ब्रेन है. एक मेजर डिफरेंस था बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. ये वाला यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, इसके आसपास एक मेम्ब्रेन है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दो लेयर की होगी. एक आउटसाइड वाली लेयर है और एक इनसाइड वाली लेयर है. आउटसाइड वाली लेयर, जब मैं तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहा था तब मैंने तुमको बोला था कि आउटसाइड वाली लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. ठीक है. ये जो दो लेयर्स है, मतलब ये अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. अब जब अपन अंदर की साइड आते हैं तो जैसे सेल के पास अपना एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, तो वैसे न्यूक्लियस के पास भी अपना एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म और कुछ भी नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड है जिसके अंदर अपना डीएनए और ये सब फ्लोट करेगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलाई. ठीक है. अब न्यूक्लियोलाई का काम क्या होता है? हर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलाई होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं. इनका मेन काम होता है कि ये आरआरएनए और राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं. अब जब अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट सेल डिवीजन, तब उसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं. आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एमसीक्यू पक्का आना है. ठीक है. अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए. तो डीएनए अब लास्ट में आ रहा है एसिड. तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस होता है वो हमेशा बेसिक चीज से डाई होगा. मतलब सपोज करो कि इसके अंदर डीएनए है, वो एसिडिक मटेरियल है, तो उसके ऊपर जब बेसिक तुम कोई भी डाई डालोगे तभी वो स्टेन हो पाएगा. तो न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिक डाई से स्टेन होता है. ठीक है. और जो ये क्रोमैटिन है, अब एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब होता क्या है कि जब सेल का डिवीजन होता है, मतलब सेल डिवाइड करेगा तो उसका मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. दोनों इंडिविजुअली करते हैं. जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं और जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. ठीक है. तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस डिवीजन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस डिवीजन का मतलब है कि अंदर के जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, जैसे 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट है तो वो 2 मीटर का डीएनए है वो भी डिवाइड करेगा, मतलब 1-1 मीटर दोनों में हो जाएगा. ठीक है. तो होता क्या है, ये सपोज करो ये डीएनए प्रेजेंट है, तो ये बहुत अभी टैंगल्ड क्रोमैटिन, मतलब टैंगल्ड डीएनए, तो उस टैंगल्ड डीएनए को तुम बोलोगे क्रोमैटिन. बट जैसे ही सेल को पता चलेगा ना कि उसको आगे जाके डिवाइड करना है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर देगा. ठीक है. कंडेंसेशन हो जाएगा और क्रोमोसोम्स बना देगा. नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं. तो ठीक है. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलाई क्या हो गया? साइट फॉर आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस. ठीक है. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी यहाँ पे बहुत सारी पोर्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. ये पोर्स क्यों होती है? क्योंकि कोई भी चीज है, मतलब जैसे सपोज करो डीएनए है, कोई जीन है, वो तुमको लेके जाना है, मतलब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और उसके बाद एमआरएनए बना और एमआरएनए को राइबोसोम्स के पास जाना है, तो यहां से वो एग्जिट ले सकता है, यहां से वो बाहर जा सकता है. ठीक है. तो ये पोर्स उसके लिए होते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका डायग्राम. ठीक है. तो ये देखो, ये पूरा एक न्यूक्लियस है. ठीक है. न्यूक्लियस की बाहर वाली जो वो हो गई मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन थी, इनर और आउटर लेयर, तो ये इसका न्यूक्लियर एनवेलप हो गया. ठीक है. मैंने तुमको बताया था कि एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. टैंगल्ड डीएनए जो होता है, टैंगल्ड डीएनए, इसको तुम क्रोमैटिन बोलते हो. ठीक है.
एक बड़ा सा स्फीयरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा हो सकता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आरएनए और राइबोसोम्स के सिंथेसिस के काम में आएगा। ये देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे से खड्डे दिख रहे हैं, ये हो गई अपनी न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, अब देखो, अब इसमें समझते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अब ये जो सेल है, ये यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे एक सेल है और एक के दो सेल बन गए, तो मतलब सेल डिवाइड कर रहा है। तो मैंने तुमको बोला था जब सेल डिवाइड नहीं करता है तब डीएनए जो होता है वो टैंगल्ड फॉर्म में पड़ा रहता है, किसी को कुछ पड़ी नहीं होती। तो वो जो टैंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है उसको अपन क्रोमैटिन बोलते हैं। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड करने की स्टेजेस में आगे बढ़ता है, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, तब होता क्या है, वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो गया है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनाइज हो गया है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डीएनए को तुम बोलते हो क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा तब क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, अपने यूकैरियोटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 23 पेयर्स होती है। अब होता क्या है कि जब ये अनटैंगल्ड डीएनए, उसको जब तुम धीरे धीरे उसको पूरा निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2 मीटर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है अपने सारे सेल्स के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं। देखो यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, तो ये टैंगल्ड फॉर्म में डीएनए पड़ा था, जिसको अपन ने क्रोमैटिन बोला। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सेल को अब डिवाइड करना है, तो उसको न्यूक्लियस डिवाइड करना है, तो उसका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है। तो इसने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया और उसको क्रोमोसोम्स बोल दिया अपने ने। ठीक है, हुआ क्या कंडेंसेशन में, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन में होता क्या है कि सपोज करो एक तुम्हारे पास बहुत लंबी रस्सी है। ठीक है, अब उस रस्सी, वो रस्सी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा टैंगल्ड है, ऐसे के बहुत सारी रस्सी ऐसे गुच्छा होके पड़ी है। अब तुम उसको सुलझाते हो उस रस्सी को, और छोटी छोटी बॉल्स लेते हो और उस बॉल्स के ऊपर रस्सी को लपेट देते हो। तो होगा क्या, वो रस्सी जो होगी वो बहुत ज्यादा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाएगी। तो क्रोमैटिन है वो गुच्छा हुई हुई रस्सी, उस गुच्छी हुई हुई रस्सी में जो बॉल मैंने तुमको बताई वो हिस्टोन प्रोटीन की बॉल है। हिस्टोन प्रोटीन की बॉल पे डीएनए को लपेट देते हैं और वो क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, सेल प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 इन नंबर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि सबसे पहले क्रोमोसोम की टाइप समझने से पहले तुमको उसका स्ट्रक्चर समझना चाहिए। ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब ये पूरा डीएनए से बना हुआ है। ठीक है, बीच में एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर उस डीएनए को ऊपर और नीचे से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ऊपर के जो आर्म्स होते हैं डीएनए के, उसको शॉर्ट आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, और नीचे के जो आर्म्स होते हैं उसको अपन लॉन्ग आर्म्स बोलते हैं। शॉर्ट आर्म्स को तुम पी आर्म्स भी बोल सकते हो और लॉन्ग आर्म्स को तुम क्यू आर्म्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर ने क्या किया, क्रोमोसोम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर वाले शॉर्ट आर्म्स, नीचे वाले लॉन्ग आर्म्स। और इसने क्या क्रिएट किया, एक कंस्ट्रिक्शन। मतलब देखो ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का और यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो गया। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से आता है, सेंट्रोमियर की वजह से आता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की लोकेशन के ऊपर। सेंट्रोमियर बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा आगे या पीछे भी लोकेटेड हो सकता है, ऊपर या नीचे। सेंट्रोमियर बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी प्रेजेंट हो सकता है, और सेंट्रोमियर एकदम कोने में ही प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि ये सपोज करो ये क्रोमोसोम है, ये एग्जैक्ट 2 मीटर्स इसकी लेंथ मानो फॉर एन एग्जांपल, तो वो एग्जैक्ट 1 मीटर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि ये जो आर्म्स थे, जो मैंने तुमको बताया था, ऊपर के जो आर्म्स छोटे होते हैं उसको शॉर्ट आर्म बोलेंगे, नीचे के लॉन्ग आर्म्स बोलेंगे, बट इसने इतना सेंटर में लोकेटेड है कि ऊपर के आर्म्स की लेंथ और नीचे के आर्म्स की लेंथ एकदम इक्वल है। ठीक है, तो इसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि सेंटर में तो नहीं है बट सेंटर से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा, मतलब यहां पे सेंटर था बट यहां से थोड़ा सा दूर है, तो वो क्या करता है, शॉर्ट आर्म, ऊपर वाले देखो दो छोटे आर्म्स हो गए तो उसको शॉर्ट आर्म बोल दिया और लॉन्ग आर्म बोल दिया नीचे वालों को, तो उसने शॉर्ट आर्म्स एंड लॉन्ग आर्म्स क्रिएट कर दिए। तीसरे टाइप का क्रोमोसोम आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या कि वो बीच में तो नहीं है, बीच से थोड़ा सा ऊपर या नीचे तो नहीं है, बट बीच से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ये वाले जो आर्म्स होंगे वो एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएंगे और ये वाले जो होंगे वो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएंगे। तो ये इस टाइप के क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या है
कि ये इतना ऊपर लोकेटेड है, मतलब इतना ऊपर लोकेटेड है कि ऊपर के आर्म्स क्रिएट ही नहीं हो रहे, ये नीचे के आर्म्स ही क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को बोलता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम टर्मिनल होता है। ठीक है, एक बार इमेज देखते हैं। देखो ये सेंट्रोमियर की लोकेशन है, एग्जैक्ट सेंटर में लोकेटेड है। सेंटर में लोकेटेड वाले को मैंने बोला था मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंटर से थोड़ा सा दूर, मतलब इसने ये शॉर्ट आर्म क्रिएट कर दिया, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो। ये जो इसने सेंटर से थोड़ा सा दूर था उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते थे। अब ये सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है तो ये एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। और ये वाला जो था एकदम टर्मिनल पे लोकेटेड है, टर्मिनल सेंट्रोमियर को तुम बोलते हो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक और टाइप का क्रोमोसोम होता है जिसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम का मतलब क्या, मैंने तुमको बताया कि सेंट्रोमियर जो होता है वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो सारे क्रोमोसोम्स के अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा। थोड़े क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन उसको बोलते हैं। तो जिस क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है उस टाइप के क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। और वो जो फ्रेगमेंट अपना सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं अपनी बॉडी में 13, 14, 15, 21, 22। एग्जांपल्स तुमसे कोई नहीं पूछेगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्रोमोसोम से कैसे डिफरेंट है, तो उसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैंने सेल वाला चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है, मैंने एक एक टॉपिक को तुमको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करूं या सेल डिवीजन स्टार्ट करूं, बट मैं अच्छे से प्लान करूंगा एंड आई लेट यू नो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।